पढ़ेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल के बारे में सबसे पहला बात क्या बताया गया? सेल का खोज कब हुआ था? तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का खोज किया गया था, लेकिन कब किया गया था? तो 1665 में किया गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोज किया गया था, जो सेल, वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। डेड सेल का खोज किया गया था। और लाइव सेल मतलब जिंदा सेल का खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूक हॉक। ल्यूक हॉक। कब किया गया था? ये कब किया गया था? 1674। अब ये कब किया गया था? कब किया था? 1674 को किया गया था। और ये लाइव सेल का खोज किया गया था। कब किया गया था? क्या चीज का किया गया था? लाइव सेल। एक बार स्टॉप। रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किए थे। इसका मतलब क्या था? मरा हुआ सेल का। मरल सेल का खोज कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। लेकिन जिंदा सेल का सबसे पहली बार खोज कौन किए थे? तो ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। कब? 1674 1674 में। कब किया गया था? 1674। लाइव सेल। अब एक क्वेश्चन और आता है, सबसे पहले किस चीज का सेल को देखा गया था? तो ओनियन पील मतलब प्याज का छिलका का सेल देखा गया था। और जो सेल देखा गया था वो किस प्रकार का था, कैसा था, तो इसमें के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो था सेल जो देखा गया था, पेंटागोन था। किस शेप में था? पेंटागोन शेप में था। किस शेप में? पेंटागोन शेप में। ओनियन पील को पेंटागोन शेप में देखा गया था। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सेल का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है? राउंड होता है। लेकिन प्लांट सेल जो रहता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है। कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर। जबकि एनिमल सेल कैसा होगा? तो राउंड होगा। कैसा होगा? राउंड होगा। अब सेल के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है सब कुछ बताया जाएगा। और यहाँ पर देखना, हर जीव का सेल अलग अलग रहता है। जीव तो अलग बात किया जा रहा है, हम लोग का शरीर में भी अलग अलग ऑर्गन्स का सेल अलग अलग रहता है। जैसे अगर हम लोग ब्लड का बात करें तो ब्लड कैसा रहता है? गोल रहता है। आप लोग पियाव देखें ना, पियाव गोल रहता है, बीच में दबा हुआ रहता है। सेम वैसा का ऐसा क्या करेगा? ब्लड सेल रहेगा। कैसा रहेगा? ब्लड सेल। उसी प्रकार से जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है वो कैसा रहता है? वो लंबा होता है। कैसा रहेगा? लंबा होगा। न्यूरॉन इस प्रकार से होता है। यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो सभी का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। इसका कोई भी एक स्ट्रक्चर बोल पाना ये गलत होगा। जैसे क्या होता है, ये नेल है, यहाँ का जो सेल होगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। जबकि स्किन है, स्किन का स्ट्रक्चर अलग होगा। लीवर का स्ट्रक्चर अलग होगा। और यहीं पर एक बात बताया जा रहा है, हमारे शरीर में जो सबसे तेजी से जो ग्रो करता है, कौन सा सेल ग्रो करता है? कहाँ का सेल? तो लीवर का सेल जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाला सेल लीवर का। और सबसे कम ब्रेन का। कौन सा होगा? ब्रेन का। सबसे कम ब्रेन का और सबसे तेजी से सेल ग्रो करने वाला कौन सा है? लीवर का है। तो बात करते हैं अब ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है यूनिसेलुलर। क्या होगा? यूनिसेलुलर। एक होता है मल्टीसेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा क्या होता है? मल्टीसेलुलर। जब एक सेल का रहे यूनिसेलुलर, जब एक से ज़्यादा सेल का रहे ऑर्गेनिज्म रहे उसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। एक सेल का रहेगा यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा रहेगा मल्टीसेलुलर। एक सेल का कौन सा जीव रहता है? अमीबा, पारामेशियम। उसी प्रकार से मल्टीसेलुलर में क्या होगा? जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर हैं। और क्या होता है? जैसे गाय, बैल, कुत्ता, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर इतना छोटा होता है कि हम लोग खुले आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। यूनिसेलुलर बहुत ही छोटा जीव होता है, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। क्या सभी मल्टीसेलुलर को हम लोग देख सकते हैं? क्या नहीं।
सभी मल्टीसेलर को भी देख नहीं सकते हैं। जिसका साइज बड़ा रहता है, जो हमारे आँख देख सकता है, उसे ही हम लोग देख सकते हैं। एक ऐसा जो बहुत ही छोटा है, लेकिन मल्टीसेलर एक होते हुए बहुत छोटा है, क्या उसको देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। तो यूनिसेलर क्या होता है? एक सेल का रहे यूनिसेलुलर, जब एक से ज़्यादा सेल का रहे मल्टीसेलर। अब यहाँ पर बात आता है कि सेल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल किस चीज़ का बना हुआ है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपसे बोला जाएगा कि दीवार किस चीज़ का बना हुआ है, तो इसमें आप क्या बोलेगा? ईटा, सीमेंट, गिट्टी, ये सबसे बना हुआ है। तो क्या सेल किस चीज़ का बना हुआ है? तो सेल में जो कुछ भी पाया जाता है वही चीज़ बताया जाएगा। तो सबसे पहले किस चीज़ का बना हुआ है? तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे क्या मिलकर के बना हुआ है? सेल मिलकर के बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल किस चीज़ का बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, RER, SER। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, ये सब बहुत सारा चीज़ है जिससे मिल करके क्या हमारा सेल बना हुआ है। अब सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग 3 वर्ड देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला जो वर्ड होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। अब तीनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले फिगर से देखते हैं। एक सेल है, क्या है? एक सेल, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर वाटर का बात किया जा रहा है, पानी का बात किया जा रहा है। जब सेल के अंदर पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाए, प्लस का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा को साइन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर पानी का मात्रा ज़्यादा हो और बाहर क्या रहे? कम रहे, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक। क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक। सेल के अंदर क्या रहे? ज़्यादा रहे और बाहर कम रहे, उसको हाइपोटोनिक कहा जाता है। आइसोटोनिक किसको कहा जाता है? जब सेल के अंदर और बाहर दोनों बराबर हो, दोनों इक्वल हो, उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कहा जाता है। और हाइपरटोनिक किसको कहा जाता है? जब बाहर ज़्यादा रहेगा और सेल के अंदर कम रहेगा, तो क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा? हाइपरटोनिक। एक बार फिर से, हाइपोटोनिक सेल में ज़्यादा रहेगा पानी का मात्रा और इसमें क्या रहेगा? बाहर कम रहेगा, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, जब सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा, आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या होता है? जब बाहर ज़्यादा रहेगा पानी का मात्रा और क्या रहेगा? सेल के अंदर कम रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा? हाइपरटोनिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक सेल है, क्या है? ये एक सेल है, न्यूक्लियस है ये। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है सेल का जो आउटर सबसे बाहरी जो लेयर आता है उसको क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन समझिए, कुछ भी आप सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी क्या होता है? एक प्लास्टिक के अंदर सारा कुछ रख दिया जाता है, एक पतला सा लेयर जो रहता है उसको पकड़े हुए रहता है। सेम उसी प्रकार से सेल है, क्या? एक बहुत ही पतला सा लेयर जो रहता है, इसी के अंदर सेल का ऑर्गन्स रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारा कुछ इसके अंदर रहता है। और एक बहुत ही पतला सा लेयर जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या चीज का बना हुआ रहता है? तो यहाँ पर प्रोटीन का बना हुआ रहता है। किस चीज़ का बना हुआ रहता है? प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। और जबकि प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। यही सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर एक थोड़ा सा मोटा सा लेयर जो रहेगा, अगर वो रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? सेल वॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेल वॉल। क्या कहा जाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल। तो अब यहाँ पर देखिए, जब एक पतला सा लेयर रहे
तो उसको क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होता है, सेल वॉल, एक ऊपर से एक और लेयर चढ़ा दिया जाए, उसको और थोड़ा मोटा कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल कहाँ पर पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो क्या ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है। किस चीज़ का बना हुआ रहेगा? सेलुलोज का बना हुआ रहेगा। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी का बना हुआ रहेगा? प्रोटीन का बना हुआ रहेगा। किस चीज़ का बना हुआ रहेगा? प्रोटीन। और ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। क्या होता है? इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। जबकि ये कैसा होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। ये क्या रहता है? थिन रहता है, बहुत ही पतला रहता है। जबकि ये क्या रहेगा? थिक रहेगा। क्या रहेगा? थिक रहेगा। ये क्या हो गया? सबसे बाहरी लेयर, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये बताया गया। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव प्रीएम्बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये क्या होता है? एक गेट कीपर के रूप में काम करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक गेट कीपर के रूप में काम करता है। कौन सा चीज़ बाहर से अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, या सेल के अंदर से क्या चीज़ बाहर जाएगा, इसका पता कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन रखता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव प्रीएम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव प्रीएम्बल। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर पानी, वाटर, सेल के बाहर से जब अंदर की ओर जाए या अंदर से बाहर की ओर आए, उसको क्या कहा जाएगा? ओस्मोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओस्मोसिस कहा जाएगा। एक बार फिर से, जब सेल के बाहर से पानी जब रहता है सेल के अंदर जाएगा या सेल के अंदर से बाहर की ओर आएगा, उसको क्या कहा जाएगा? ओस्मोसिस कहा जाएगा। अगर कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस प्रकार से अगर सेल के अंदर से बाहर की ओर जाए या बाहर से अंदर की ओर आए, तो उसको क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन कहा जाएगा। जब वाटर सेल के अंदर जाता है, ओस्मोसिस, और जब गैस सेल से बाहर जाएगा, डिफ्यूजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन। अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहते हैं एसीआर, प्लास्टिड होता है, बहुत कुछ होता है, सेंट्रोसोम, बहुत कुछ होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल होता है। इसके अलावा भी सेल के अंदर जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड रहता है, बहुत लिक्विड रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब ही होता है सेल, प्लाज्म का क्या होता है? जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये लिक्विड सेल से जब बाहर को जाता है और ये श्रिंक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या होगा? प्लाज्मोग्लाइसिस। प्लाज्मोग्लाइसिस करेंगे। ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होता है? सेल के अंदर पैरेलल साइड में इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ पर मौजूद होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है RER, एक होता है SER। अब RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ACR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER में क्या पाया जाता है कि ये रफ होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। जबकि स्मूथ में क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। ये प्रोटीन पाया जाता है, ये फैट्स पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन जो बनाता है, ये कौन बनाएगा? RER बनाता है। यही प्रोटीन का यूज करके क्या बनाएगा? सेल मेम्ब्रेन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और ACR का काम क्या है? फैट्स। फैट से बना रहता है। ये कैसा रहता है? स्मूथ रहता है।
जब सेल को जरूरत रहता है, एनर्जी का जरूरत होता है, तो फैट से ही ये एनर्जी रिलीज करता है। और ACR जो रहता है इस शेप में, वाई शेप में रहता है, जबकि क्या होता है, ये पैरेलल रहता है। क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। RER का एक और काम क्या है, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन रहता है, टॉक्सिन लगा होता है, जहरीला पदार्थ रहता है, उसको डीऑक्सीनेट कौन करेगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। किसके बारे में, गोल्गी एपरेटस। जिस प्रकार से हमारा शरीर का स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, शेप साइज मिलता है, सेम वैसे ही सेल के अंदर उसका शेप साइज किसके द्वारा बनता है, गोल्गी एपरेटस के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस का एक और काम क्या है कि जो भी ऑर्गेनल्स, जो भी फूड बनेगा, उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस काम करता है। क्या काम करेगा, गोल्गी एपरेटस। इसके साथ साथ गोल्गी एपरेटस का एक और काम है, लाइसोसोम को कंट्रोल करना, देखना। लाइसोसोम को देखना किसका काम है, गोल्गी एपरेटस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए क्या होता है, इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग। ये बहुत ही छोटा सा रहता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। जब भी सेल के अंदर कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी हो जो सेल के लिए अच्छा न हो, सेल के लिए अच्छा नहीं हो, तो क्या होता है, जो लाइसोसोम जो रहता है वो एंजाइम को स्प्रे कर देता है और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब क्या होता है, सेल के अंदर कुछ इतना ज़्यादा हो जाए जो सेल कंट्रोल ना कर सके, लाइसोसोम कंट्रोल ना कर सके, तो ये क्या जाता है, फट जाता है और पूरे के पूरे सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, लाइसोसोम कहा गया है। क्या कहा गया है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कैसे होता है, तो देखते हैं। यहाँ पर सेल है, ये न्यूक्लियस है, एक छोटा सा भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को खाना बनाने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन जब बाहर आता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है इस ऑक्सीजन को अंदर की ओर लाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर जाता है और यहाँ पर फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड बनाता है। इसके साथ साथ कौन सा गैस रिलीज करेगा, CO2। कौन सा गैस, CO2। और इस CO2 को बाहर की ओर फिर छोड़ देता है। ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर गया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। और इस प्रकार से ये खाना बनाता है। और जो खाना बनाता है किस फॉर्म में बनाता है, तो जो खाना जो बनाया जाता है दो प्रकार से बनाया जाता है, ATP और ADP। ATP और ADP फॉर्म में बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका राइबोसोम और इसका DNA MDA का खुद का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, खुद का DNA और राइबोसोम होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड जो रहता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका अपना राइबोसोम और अपना DNA होता है। अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। प्लास्टिड का क्या होता है, अपना DNA और अपना राइबोसोम होगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड का दो भाग होता है, 2 पार्ट्स होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, कलर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये कलरलेस होता है, या तो व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा, कलर प्लास्टिड पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, व्हाइट या कलरलेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ग्रीन पिगमेंट आ जाता है तो क्लोरोफिल बन जाता है। और इसमें और कौन कौन सा कलर रहता है, तो येलो और ऑरेंज पाया जाता है। क्या क्या रहेगा, येलो और ऑरेंज, येलो और
ऑरेंज पाया जाता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये तो वाइट या तो कलरलेस है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या होता है। अब इसमें प्लास्टिड में देखिए क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए क्या होगा, वॉयल, ये क्या बनाता है, तो वॉयल, स्टार्च, ये सब फॉर्म करता है, प्लास्टिड के द्वारा ये सब बनाया जाता है। ये सिर्फ कहाँ पर पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पर पाया जाएगा, प्लांट सेल में। अधिक में इसके बाद पढ़ेंगे। सेल का सबसे मिडिल पार्ट में क्या रहता है, वैक्यूल रहता है, जो कि 50 से लेकर के 90% तक, कितना 50% टू 90% तक स्पेस ये भरता है। और ये क्या होता है, इसके अलावा भी छोटा छोटा पार्ट में देखिएगा, इसमें क्या होता है, वैक्यूल रहता है। क्या होता है, वाटर वैक्यूल रहता है, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। सबसे सेल का सबसे बड़ा भाग, सबसे ज़्यादा भाग क्या रहता है, वाटर वैक्यूल। इसका सिर्फ एक काम क्या है, सेल के अंदर पानी का जो मात्रा रहता है उसको बनाए रखने का काम करता है। ये क्या है, यहाँ पर जो रहता है सेल वैक्यूल, जो है वैक्यूल एनिमल सेल में पाया जाता है, इसके साथ साथ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में जो पाया जाता है वो छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में जो पाया जाता है वो बड़ा होता है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। सेल का कितना लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर दो होता है, 2 लेयर होता है, जिसको क्या बोलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग 2 चीज देखेंगे, 2 वर्ड सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहला जो होता है प्रोकैरियोटिक, और एक क्या होता है, ईकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ईकैरियोटिक क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें वेल डेवलप हो, ईकैरियोटिक, और जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं हो, तो वहां पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। सबको समझ में आएगा। जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, वहां पर इसको क्या कहा जाएगा, ईकैरियोटिक। और जिसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। और जनरली क्या होता है, जो सेल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो जनरली क्या रहता है, प्रोकैरियोटिक रहेगा। और जो सेल थोड़ा बड़ा रहता है उसको क्या कहा जाता है, ईकैरियोटिक होता है। अब न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, अब यहाँ पर सुनिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल, लाइसोसोम, तो ये सब बहुत कुछ है। अब इसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है, न्यूक्लियस का। अब ये काम अगर क्या करेगा, एक दिन क्या करेगा, लाइसोसोम है, अब क्या करता है, वो गुस्सा आ जाएगा या तो काम करना बंद कर देगा। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस इसको बोलेगा कि नहीं अपना काम करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेगा, क्या जम खाना बनेबे नहीं करेंगे, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये न्यूक्लियस बोलेगा खाना बनाना है। अगर गलती से क्या होता है, अगर इसमें कोई भी काम करना बंद कर दिया, और ये क्या करता है, लाइसोसोम जो रहता है वो सबको देखते रहता है कि कहीं पर अच्छा से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्या होता है, सेल डैमेज होने, हम लोग क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो रहता है एंजाइम को स्प्रे कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बॉक्स का, सुसाइड बैग कहा गया। जबकि न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सभी को काम करवाना, सभी कोई अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका देखेगा कौन, न्यूक्लियस देखता है। न्यूक्लियस का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम न्यूक्लियस का, और ऐसे कहा जाए तो न्यूक्लियस का कोई भी काम नहीं है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा गया है, ब्रेन ऑफ द सेल। अंदर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है डीएनए, आरएनए। जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका सारा बायोडाटा, मतलब हर चीज का डिटेल कहाँ पर मौजूद रहता है, डीएनए में रहता है। कहाँ रहता है, डीएनए में रहेगा, आरएनए में रहेगा। और ये कहाँ पर मौजूद रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, क्रोमोसोम पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए रहेगा। अब डीएनए किसको कहा जाता है, आरएनए किसको कहा जाता है, तो डीएनए जनरली किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, जिसमें डबल हेलिक्स रहेगा, उसको क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। जबकि सिंगल हेलिक्स होता है उसको क्या कहा जाएगा, आरएनए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आरएनए। अगर कोरोना का बात किया जाए तो कोरोना क्या है,
ये क्या है, आरएनए इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं है। क्या है, आरएनए। आरएनए बहुत तेजी से बन जाता है। क्या होता है, बहुत तेजी से बनता है, जबकि डीएनए जो रहता है थोड़ा स्लो बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सिर्फ इसको एगो बनाना है, इसमें क्या होता है डबल बनाना है, और ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि क्या होता है ये वीक होता है। क्या होता है, ये कमज़ोर होता है।